तब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां लगातार जारी हैं। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहा है। तमाम पार्टियां जातियों को भी गोलबंद कर रही हैं और मुसलमानों के लिए भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। खास के महागठबंधन जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं खास के मुसलमानों के ताल्लुक से लेकर। क्योंकि अगर पिछले 30 साल की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और अब उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की भूमिका देखें तो राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को बहलाने और झुंझुनू देने के अलावा कुछ किया नहीं है। हाँ, सवाल है, ये हो सकता है कि कौन सी पार्टी है जिसने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, मुसलमानों के लिए कुछ करने का जज्बा रखा। हम इन सवालों पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और जाहिर है कि मुस्लिम समाज, अक़लियत एक दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों की जमात, जो सीना ठोक के खुद को सेकुलर कहती हैं, उसका गठबंधन यानी कि महागठबंधन, जो मुसलमानों के लिए बड़े बड़े दावे तो करता है और जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। और इन सब के बीच एक और विकल्प के तौर पे, तीसरे मोर्चे के तौर पर, हालांकि ये मोर्चा अपने आप को पहला मोर्चा बता रहा है, बाकी दोनों को दूसरा और तीसरा बता रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में बना ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी GDSF, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM है, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है और संजय चौहान की पार्टी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट है। यानी एक समाजवादी धारा इस गठबंधन के साथ है, जो मुसलमानों को लेकर एक अलग तरह की सोच, एक अलग तरह का नजरिया रखता है। ये नजरिया उनको बराबरी का हक दिलाने का है, उनको सत्ता में साझीदार बनाने का है। राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले 30 सालों में जब जब मुसलमानों को हक देने की बात आई, चाहे लालू प्रसाद यादव हों या अब तेजस्वी यादव, उन्होंने मुसलमानों के हक और हुकूक अधिकारों पर डाका ही डाला है। ठीक है कि बिहार में जब लालू यादव की हुकूमत रही, दंगे नहीं हुए, लेकिन और क्षेत्रों में मुसलमानों की कितनी हिस्सेदारी रही, ये बड़ा सवाल है। मुसलमानों की भागीदारी सियासत में, निज़ाम में, व्यापार में, तालीम के मामले में लालू यादव के दौरे हुकूमत में कितनी रही, और उसके बाद जो नीतीश कुमार की 15 साल आई, जो बार बार ये भी सेना ठोक के कहते हैं कि कम्युनलिज्म, क्रिमिनल और करप्शन से हमको जीरो टॉलरेंस है, इन्होंने भी सिर्फ मुसलमानों को बहलाया, फुसलाया, वोट लिया और फिर उसे अभिशप्त होने के लिए छोड़ दिया। दरअसल हिंदुस्तान की सियासत में पिछले 60-70 सालों से यही तो होता आ रहा है। हर 5 साल के बाद हर चुनाव में मुसलमानों को किसी अंधे तहखाने, अंधी कोठरी से निकाला जाता है, उसे झाड़ फूंच कर बाहर किया जाता है, वोट लिया जाता है और फिर से उसी तहखाने में छोड़ दिया जाता है। ये बड़ी त्रासदी है और इसमें तमाम सियासी दल शामिल हैं, जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं, वादे तो मुसलमानों के लिए बड़े बड़े करते हैं,
कि हम चांद तारे सब तोड़ के लाएंगे, तुम्हारे कदमों में निछावर कर देंगे। लेकिन जब वक्त आता है और जब कोई रामविलास पासवान 30 विधायकों के साथ 2005 में लालू यादव से कहता है कि किसी मुसलमान को विधायक बनाए, तो लालू यादव कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, राबड़ी देवी के अलावा और कोई स्वीकार नहीं है। तो ये है उनका मुसलमान पर प्रेम, मुस्लिमों के प्रति उनका प्रेम। जिस माई समीकरण यानी एम वाई समीकरण की वो बात करते हैं, वो अंग्रेजी का माई है, और उस अंग्रेजी का मतलब, माई का मतलब मेरा होता है, यानी लालू और उनके कुंबे का, उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी कहीं नहीं है। इसलिए जब रामविलास पासवान ने तो मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की बात कही थी, लालू यादव मुकर गए थे। उनका मुस्लिम प्रेम, मुसलमानों के प्रति उनका प्रेम सामने आया था, और यही कुछ हाल बराबर रहा। ये ऐसी पहली बार नहीं। 2015 में जब सरकार बनी, लालू यादव तब जेल में नहीं थे। 2015 विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को उप मुख्यमंत्री बना सकते थे, सबसे सीनियर नेता थे उनके दल के। लेकिन तब पत्नी का मोह था, उसके बाद पुत्र मोह आया। एक बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, यानी सब कुछ घर के अंदर, यानी वही माई मेरा। और इसके बाद भी मुसलमान के पीछे खड़ा ये कह रहा हो कि इस महागठबंधन के पीछे हम खड़े हैं, तो सोचना तो चाहिए कि राजद ने उन्हें क्या दिया। कांग्रेस का अपना इतिहास भी देखें, सेकुलर पार्टी है, लेकिन शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना लेती है। मुसलमान खुश हो लेते हैं कि वहां भाजपा को हमने बाहर कर दिया। मुसलमान कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता सौंपती है, कांग्रेस के विधायक टूट जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुसलमान सत्ता सौंपती है, कांग्रेस को वोट देकर सत्ता सौंपती है, उसके विधायक टूट जाते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो सवाल उठेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने 2015 में नीतीश कुमार को लेकर ही, उस सेकुलर चेहरे को लेकर आगे बढ़े थे और वोट मांगा था कि नीतीश कुमार उनकी आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों और बिहार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो भाजपा की गोद में बैठ गए। सेकुलर वोटों का क्या हुआ, न तो तेजस्वी बता पा रहे हैं, न कांग्रेस के करता धरता। बहुत सारे सवाल हैं, सवाल उठेंगे, सवाल किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। लेकिन मुसलमानों का जो बड़ा तबका है, वो अगर एक दोराहे, एक तिराहे पे खड़ा है, और कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक मोड़ पे खड़ा है, जहां उसे फैसला लेना है कि उसे सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए या सिर्फ कहार बनकर कभी लालू यादव की पालकी ढोएंगे, कभी तेजस्वी यादव की पालकी ढोएंगे, कभी नीतीश कुमार की पालकी ढोएंगे। खुश हो लेते हैं, कोई राहत इंदौरी अगर कहता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान, थोड़ी खुश हो लेते हैं, ताली बजा लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब हिस्सेदारी की बात आती है, तो फिर पालकी ढोने लग जाते हैं। सेकुलर दलों के नाम पर वो पालकी ढोते हैं, और वो आपको अपने पालकी ढुलवाने के बाद, पालकी को आगे ले जाने, पालकी को मंजिल तक ले जाने के बाद, फिर आपको किसी दूर कहीं खड़ा कर देते हैं, चौकीदारी में, निगहबानी में। आपको वो हिस्सेदारी नहीं मिलती। कभी सवार हुआ करते थे मुसलमान, आज कहार है। फैसला तो करना है कि कहार बनना है या मुसलमान बनना है। एक तीसरा विकल्प है जीडीएसएफ का, और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि अगर सत्ता उनकी आई तो 4 मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें 1 मुसलमान होगा। सोचना है, फैसला करना है। इस सत्ता में हिस्सेदारी की बात अगर किसी ने की है, तो वो जीडीएसएफ यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ने की है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस फ्रंट के मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनका ये ऐलान बड़ा ऐलान है कि सरकार बनी तो मुसलमान उप मुख्यमंत्री होगा।
सवाल कीजिए आप तेजस्वी से, क्यों नहीं बनाते हैं आप मुख्यमंत्री? सवाल कीजिए नीतीश कुमार से। ले देकर एक मंत्री थे नीतीश कुमार का, और यही हाल कमोबेश पिछली सरकारों में भी रहा। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीनियर नेता को राष्ट्रीय जनता दल ने हाशिए पर रखा, जाबिर हुसैन को हाशिए पर रखा, और भी बहुत सारे नेता, किसी से नाम लो। इस चमन में बहुत सारे गुलशन में फूल हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें इस्तेमाल किया, उनकी खुशबू तो चुराई, लेकिन गुलशन को सजाने संवारने में जो मुसलमानों की हिस्सेदारी और योगदान था, उसे अनदेखा किया, नजरअंदाज किया। एक छोटी सी मिसाल है इसकी। 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल। यादवों की आबादी तनासुब के लिहाज से, प्रतिशत के लिहाज से लगभग 14-15% है। कुछ 13 से 15% की बात करते हैं, और मुसलमानों का तनासुब, मुसलमानों का फीसद बिहार में लगभग 17% है। कुछ 15 भी कहते हैं, कुछ 17, कुछ 20 तक की बात करते हैं। टिकटों का बंटवारा देखिए। 58 यादवों को उम्मीदवार बनाया है तेजस्वी यादव एंड कंपनी ने। यादव प्रेम एक तरफ, और मुसलमानों को लॉलीपॉप थमा दिया सिर्फ 15। ये है इनका माई समीकरण। ये है लालू यादव का मुस्लिम प्रेम, ये है तेजस्वी यादव का लालू प्रेम, ये मुसलमान प्रेम। तो मुसलमान तो हमेशा ठगा गया, छला गया। बिहार में पिछले 30 साल से ये कहानी चल रही है। लालू यादव ने ठगा, राबड़ी देवी ने ठगा, नीतीश कुमार ने ठगा, तेजस्वी यादव भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली सरकार ने कहा, अगुवाई वाले फ्रंट ने कहा है कि सरकार बनी तो अक़लियत यानी मुसलमान एक मुख्यमंत्री होगा। तो सवाल तो बनता है, और आपको भी सोचना चाहिए कि ऐसे में जब सत्ता में हिस्सेदारी मिल रही हो, और एक तरफ जहां आप सिर्फ कहार बनकर सवार की पालकी ढो रहे हैं, हमें वो चाहिए या सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए? आने वाली पीढ़ियां तो सवाल करेंगी कि अब्दुल कयूम अंसारी हों या अब्दुल बारी, उन्होंने तो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की थी, लेकिन आने वाली नस्लों को जब आपको देखेंगे, या जब आप उन्हें भी कहार बनाकर किसी तेजस्वी यादव, किसी लालू यादव, किसी नीतीश कुमार की पालकी ढुलवाने के लिए अभिशप्त कर देंगे, तो सवाल वो करेंगे, आने वाली नस्लें सवाल करेंगी कि हमें किस तरह का बिहार दिया है, हमें किस तरह की विरासत सौंपी है। विरासत सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, और हिस्सेदारी इसलिए चाहिए कि सत्ता जब मिलेगी तो हम तालीम में मजबूत होंगे, रोजगार में मजबूत होंगे, निज़ाम में मजबूत होंगे। नहीं तो अब तक तो सरकारें यही करती रही, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो या दूसरे दल, कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। अभी तक खिलौने दे के बहलाया जाता रहा है, और फिर वो शेर याद आता है कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। 70 सालों से इस देश का मुसलमान इंतज़ार ही तो कर रहा है। वक्त है बिहार में बदलाव का, बदलें। SDGF सेकुलर, GDSF ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को वोट दें, ताकि सरकार में, सत्ता में आपकी हिस्सेदारी हो, आपकी भागीदारी हो, और आप आने वाली नस्लों की तकदीर लिखें। बातें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार करते हैं बिहार के ताल्लुक से। एक तरफ आरजेडी कहती है कि हम 10 लाख नौकरियां दे देंगे, तो नरेंद्र मोदी ने कहा तुमने 10 लाख कहा तो हम 19 लाख कहेंगे। ये कोई मजाक हो रहा है बिहार की गरीब जनता के साथ कि कोई 10 लाख तो कोई 19 लाख। हम नरेंद्र मोदी से इतना कहेंगे
कि 19 लाख नौकरियां तो छोड़ दो, पहले जो 15 लाख का वादा किया, वो 15 लाख कहां गए नरेंद्र मोदी? वो 15 लाख आज तक नहीं आए। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हर साल पूरे देश में 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, मगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद ना 15 लाख आए, ना 1.5 करोड़ नौकरियां आई, बल्कि नोटबंदी के नाम पर गरीबों को खत्म करने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ गए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं बिहार को 1 लाख करोड़ का पैकेज दूंगा। बीजेपी वालों ये बता दो, वो 1 लाख करोड़ के पैकेज में कितने पैसे आपने बिहार की जनता के हवाले किए? कुछ नहीं किया। आपको जानकर बेहद अफसोस होगा कि हमारे नौजवान एक बड़ी तादाद में वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि बिहार में डिग्री का कोर्स पूरे देश में 3 साल का होता है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो यहां पर 5 साल में डिग्री का कोर्स होता है। बीजेपी कहती है कि कोरोना का वैक्सीन हम बिहार की जनता को फ्री में दे देंगे। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि पूरे भारत